बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है, जस्ट लिंक क्रिएट करते हैं ताकि आज का जो लेक्चर है उसकी जो है वो लिंकेज क्रिएट हो जाए। होम्योस्टेसिस है क्या चीज़? हमारी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी है, वो मैकेनिज़्म है जिसमें हमारी बॉडी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनको एक ख़ास लिमिट में रखती है। जितनी लिमिट बॉडी को ज़रूरत होती है उस लिमिट तक रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉडी को टेम्परेचर 37 डिग्री चाहिए तो 37 ही रखेगी। अगर बॉडी को ब्लड फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लीटर चाहिए तो 5 लीटर ही रखेगी। अगर बॉडी के अंदर वाटर अगर नॉर्मल अमाउंट में, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, इमेजिनरी कह रहा हूँ, कि अगर 2 लीटर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बॉडी से 2 लीटर से जब ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा, उसको दोबारा 2 लीटर्स पे लेके आएगा। अब इन सारी एग्जाम्पल से एक ही कॉमन पॉइंट है कि होम्योस्टेसिस वो मैकेनिज़्म है, वो प्रोसेस है, वो बॉडी की एबिलिटी है जिसमें बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट रखती है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखती है। उसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस के चैप्टर में हम बेसिकली 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। एक को हमने कहा था ऑस्मो रेगुलेशन। इस जो सेक्शन था इस चैप्टर के ऑस्मो रेगुलेशन का, इसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी कैसे अपने अंदर वाटर एंड साल्ट्स को मेंटेन करती है। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है वो है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है कंटिन्यूसली, एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं और उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस में डिस्टरबेंस है क्योंकि बॉडी को नहीं चाहिए। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना होम्योस्टेसिस है। दूसरा यह है। और थर्ड जो सेक्शन है इस चैप्टर का वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? जिसमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हमने एक्सक्रीशन का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया हुआ था कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स बनते हैं, उन वेस्ट को जब हम बॉडी से रिमूव करेंगे, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपली हमने एक्सक्रीशन की बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं तो उन एनिमल्स को हम अम्यूनोटिलिक एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि अमोनिया को, वो एनिमल्स जिनके अंदर पानी की कमी है वो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकते। वो पहले क्या करेंगे? अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में, और उन एनिमल्स को यूरियोटिलिक एनिमल्स कहा था। और हमने कहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर पानी की इंतहाई कमी होती है। अब वो क्या करते हैं? वो उस पानी को कम रिलीज करने के लिए, ताकि पानी के अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर मेंटेन रहे और बाहर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के साथ कम निकले, तो हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को हमने यूरिकोटिलिक का नाम दिया था। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले ये लेक्चर्स देख लें, ताकि
आइंदा के जो लेक्चर्स हैं उनका आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूरिन बनती है वो यूरिन कैसे बनती है और कैसे बनकर, क्योंकि यूरिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये तो आपको पता है। अब बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बनने के बाद वो कैसे स्टोर होगा बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए, स्टोर होने के बाद बॉडी से कैसे रिमूव होगा। बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो यूरिन को बनाकर यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके फिर बॉडी से रिलीज करती हैं, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं ये यो काम परफॉर्म करते हैं। आज इंशाल्लाह हम उन ऑर्गन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम किडनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि यही ऑर्गन है आज के इस लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में हम यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के इस लेक्चर में एक प्रीवियस ईटा एमडी कैट टेस्ट एमसीक्यूज भी आ चुका है। आपने लास्ट टाइम तक इस लेक्चर्स को देखना है और फोकस करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, फिर देन हम यूरिनरी सिस्टम पे जाएंगे। अच्छा, सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर अगर सिंपली अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारे ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट है, अगर इसको मैं यूं ड्रा करूं, हार्ट के साथ वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर ब्लड है। अब देखें ये सारे जो हैं वो ऑर्गन्स हैं। वेसल ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, ये सारी क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक खास काम कर रहे हैं सर्कुलेशन का। क्लियर है? अब मुझे यह बताना है, क्या सर्कुलेशन एक स्पेसिफिक टास्क है? अब सर्कुलेशन में क्या एक ऑर्गन काम कर रहा है? नहीं। अब एक ऑर्गन से ज्यादा काम कर रहे हैं। जब बॉडी के अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन्स काम कर रहे हों और काम करने के बाद या काम किसके लिए कर रहे हो? स्पेसिफिक टास्क के लिए कर रहे हो, ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप को सिस्टम कहते हैं। अब क्या ये सिस्टम है? तो डेफिनेटली आप इस टाइम ये रिप्लाई कर रहे होंगे कि सर ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्गन्स हैं और एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, सर्कुलेशन, इस वजह से ये सिस्टम है और इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूं, हमने रिस्पायरेशन के चैप्टर में भी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था कि सिस्टम है क्या चीज। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर नोज से ईयर इंटर होती है, इंटर होने के बाद फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है ब्रोंकियोल और ब्रोंकियाल से लंग्स और लंग्स के लास्ट पार्ट एल्वियोलाई तक पहुंचता है और एल्वियोलाई से एक्सचेंजमेंट होती है। आपने मुझे यह बताना है कि क्या ये सारा प्रोसेस सांस लेके अंदर जाने तक का प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आने तक के प्रोसेस में सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व है? तो डेफिनेटली आप आंसर दे रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें नोज भी इन्वॉल्व है, फेरिंग्स भी इन्वॉल्व है, लेरिंग्स भी इन्वॉल्व है, ट्रैकिया भी इन्वॉल्व है, ब्रोंकाई भी इन्वॉल्व है, ब्रोंकियोल्स भी इन्वॉल्व है, एल्वियोलाई भी इन्वॉल्व हैं। अब मुझे यह बताना है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है या नहीं है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं
और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम हमेशा सिस्टम कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टास्क क्या है? रिस्पायरेशन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। और स्पेसिफिक टास्क अगर रिस्पायरेशन हो तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर स्पेसिफिक टास्क सर्कुलेशन हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर स्पेसिफिक जो टास्क है अगर वो यूरिन बनाने का हो तो उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहेंगे। सिंपली बात है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि यूरिनरी सिस्टम क्या है और यूरिनरी सिस्टम को ये नाम क्यों दिया है। अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनने का प्रोसेस है, ये जो पेशाब है, सिंपली अगर मैं कहूं इसको यूरिन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये जो यूरिन बनने का प्रोसेस है, क्या एक ही ऑर्गन इसको यूरिन को बनाता है, स्टोर भी करता है और बॉडी से रिलीज भी करता है? नहीं, एक से ज्यादा मींस के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गन, 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 ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। इस वजह से इसको हमने सिस्टम कहा है। इसको हमने सिस्टम का नाम दिया है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? यूरिन को बनाना, यहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर करना और स्टोर करने के बाद बॉडी से रिलीज कर देना। अब स्पेसिफिक टास्क क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स तो आपको पता चल गया है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का इनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन अब स्पेसिफिक टास्क अगर आप इसमें देखें तो स्पेसिफिक टास्क क्या है? यूरिन बनाना है। तो हम इसको क्या कहेंगे? यूरिनरी सिस्टम कहेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। इसको पहले कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। ऐसा सिस्टम, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का सिस्टम जिसमें इन ऑर्गन्स का यह काम हो या इस सिस्टम का यह काम हो कि वो यूरिन को बनाए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, स्टोर करे कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब यूरिनरी सिस्टम का ये काम है कि यूरिन बना के बॉडी के अंदर स्टोर करेगी, और स्टोर का ये मतलब नहीं है कि बॉडी यूज करेगी। स्टोर का मतलब ये है, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कि कुछ टाइम के लिए यहां पे यूरिन रुकेगी, स्टॉप होगी, लेकिन यूज नहीं होगी, और फिर वहां से बॉडी से रिलीज हो जाएगी। मींस के 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम असल में है क्या। द ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स विच फॉर्म, जो फॉर्म बनाते हैं, स्टोर कुछ टाइम के लिए जमा करते हैं, एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। क्या चीज रिमूव करते हैं? यहां पे एक वर्ड मिस हो गया। द ऑर्गन्स विच फॉर्म, स्टोर एंड रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी मेक अ सिस्टम इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता है, स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, एंड रिमूव होती है यूरिन, ऐसे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन यह है कि आपने कहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। जी मैंने कहा है, तो सर हमें यह बताएं कि ये ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो यूरिन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं और स्टोर भी करते हैं और बॉडी से रिमूव भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं। एक कंपोनेंट है किडनी, लेकिन किडनी कितनी होती है ह्यूमंस में? 2 किडनीज होती है, मीन के 1 पेयर होता है। तो यहां पे मैंने लिखा है पेयर ऑफ किडनी। अगर आप यूं देखें डायग्राम में तो एक किडनी ये है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। सो पेयर ऑफ किडनी। किडनी के बाद जब यूरिन बना तो यूरिन इस रास्ते से नीचे की तरफ आएगा, और ये जो पाइप हैं, ये जो दो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर। और यूरेटर के बाद हमारे पास जो यूरिन है
वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगी और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होगी, होने के बाद यूरेथ्रा के रास्ते से बॉडी से जो पेशाब है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपने मुझे यह बताना है कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा। क्लियर है? यही कंपोनेंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। हम इंशाल्लाह वन बाय वन किडनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किडनी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी इनॉटमी क्या है, इसका वेट क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, एक्सेट्रा। इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर आइंदा के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम यूरेटर को डिस्कस करेंगे कि यूरेटर है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी लेंथ क्या है। इसी तरह हम यूरिनरी ब्लैडर को एंड देन यूरेथ्रा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज हम इंशाल्लाह किडनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किडनी क्या है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी क्या है? अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि यह एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम किडनी कहते हैं। सो इस सिस्टम का हम पार्ट कह सकते हैं कि किडनी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। सो पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यह है मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस। बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन है, मेंटेन कौन करवाता है? मेंटेन ये करवाती है। क्लियर है? ये पॉइंट डेफिनेटली आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन प्रोसेस को करवाता कौन है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है? सो किडनी है। अब नेक्स्ट है, अगर हम किडनी की लोकेशन की बात करें कि हमारी किडनी की लोकेशन कहां पे है, तो ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, डायफ्राम से नीचे पाया जाता है। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड पे एक किडनी है, दूसरी आई थिंक आपको पता नहीं कैमरा में आप क्लियर नजर आ रही है या नहीं आ रही मेरी बॉडी, लेकिन यूं समझना है कि वर्टेब्रल कॉलम है। अगर मैं डायग्राम से यूं करूं, यहां पे अगर डायाफ्राम है तो डायाफ्राम से यहां पे ऊपर लंग्स हैं, थोरेसिक कैविटी में लंग्स हैं। क्लियर है? अब यहां पे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम से नीचे वर्टेब्रल कॉलम के आइदर साइड पे यहां पे 2 किडनीज मौजूद होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ये जो वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है इसकी दोनों साइडों पे होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, डायाफ्राम से थोड़ा नीचे होती हैं। यही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहां पे। बिलो द डायाफ्राम, नंबर 2 इन एब्डोमिनल कैविटी में होती है, आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। यहां पे आप अगर फोकस करें तो यहां पे 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि लोकेशन के लिहाज से क्या डायाफ्राम के ये बिलो होती है, तो ट्रू है या फॉल है? ट्रू है, डायाफ्राम से नीचे होती है। कौन सी कैविटी में किडनी लाइज करती है? थोरेसिक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में? कौन सी कैविटी में है? तो डेफिनेटली आपने लिखना है कि यह एब्डोमिनल कैविटी में लाई करती है। इसके बाद एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो प्रैक्टिकल वाइवाज हैं उनमें पूछा जाता है कि द राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट किडनी। कि जो राइट किडनी है, जो राइट वन वाली है, अगर इसको मैं राइट कहूं, राइट किडनी, अगर इसको मैं लेफ्ट किडनी कहूं, तो कहता है कि जो राइट किडनी है इज लिटिल लोअर देन लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है राइट लेफ्ट किडनी से। मींस के ये क्यों होती है? राइट किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों होती है देन लेफ्ट से? इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। एक छोटा सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं कहूं
कि ये लेफ्ट किडनी है, ये हमारे पास राइट किडनी है। अब देखेंगे थोड़ा सा, ये जो राइट वाली किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी थोड़ी सी लोअर है देन लेफ्ट किडनी से। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्यों है, अब क्वेश्चन ये है क्योंकि राइट किडनी के टॉप पे, राइट किडनी के ऊपर लीवर का लोब आया हुआ होता है। लीवर जो जिगर है उसका लोब आया हुआ होता है, जिसकी वजह से, उस लोब की वजह से, उस लीवर की वजह से ये थोड़ी सी राइट किडनी नीचे की तरफ होती है देन लेफ्ट किडनी से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर किडनी के वेट की बात की जाए कि किडनी का वजन कितना है, तो हमारी बॉडी का अगर टोटल 100% अगर वेट को कंसिडर किया जाए तो उनमें से 1% से भी लेस किडनी का वेट होता है। अगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो 2016 के ईटा एमसीक्यूज में भी आ चुका है, यहां पे आपने फोकस करना है। अब इन ह्यूमंस में जो मेल की किडनी है उसका जो साइज है वो 125 से 170 ग्राम तक होता है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और जबकि फीमेल में किडनी का साइज थोड़ा सा कम होता है, कितना होता है, 115 ग्राम से 155 ग्राम तक होता है। अब अगर एमसीक्यूज यूं आ जाए, द ईच किडनी ऑफ ह्यूमन वेटिंग 150 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम, 180 ग्राम, अगर रेंज ना दी हुई हो तो फिर आपने 150 ग्राम करना है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 के ईटा एमसीक्यूज में आ चुका है। अगर हमारे पास किडनी का वेट पूछा हुआ है और किडनी के वेट में अगर यूं रेंज दी हुई है कि 125 से 170 तक है, तो फिर तो आपने रेंज में लिखना है। अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज 150, ऑप्शन बी इज 180, ऑप्शन ग्राम में है, अच्छा, ऑप्शन सी जो है 190, ऑप्शन डी जो है 100 ग्राम, तो आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना, तो फिर आपने 150 ग्राम को सेलेक्ट करना है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड सप्लाई का, कि किडनी में ब्लड आएगा, ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वापस जाएगा। क्लियर है? अब ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बन के यहां पे बॉडी से रिमूव होगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड कहां से किडनी के अंदर एंटर होता है, कौन सी वेसल ब्लड को लेके आती है, किडनी के अंदर कितना ब्लड एंटर होता है और कितना वापस जाता है और कहां पे जाता है। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर अब ये नेक्स्ट हेडिंग है ब्लड सप्लाई की। अच्छा, जो ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा वो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आएगी। यहां पे अगर मैं यूं लिखूं रीनल आर्टरी, कोई ये पूछे रीनल आर्टरी क्या है, तो जहां भी रीनल का वर्ड हो ना, रीनल का वर्ड, तो आप समझ जाना है कि ये रीनल किडनी को कहते हैं। रीनल का ये जो वर्ड है ये हमेशा किडनी के लिए यूज होता है, रीनल का वर्ड। कार्डिया का लफ्ज हमेशा हार्ट के लिए यूज होता है। जो पल्मनरी है उसका लफ्ज हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो जहां पे रीनल आए तो इट्स मींस कि ये कोई किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। तो रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी, ब्लड सप्लाई बाय रीनल आर्टरी, किडनी को जो ब्लड जाता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है। क्लियर है? अब ब्लड इंटर हो गया, ब्लड इंटर होने के बाद निफ्रॉन्स, जो किडनी की यूनिट्स हैं, किडनी के अंदर निफ्रॉन्स हैं, निफ्रॉन्स में जाएगा, वहां से वापस आएगा और वहां से फिल्टर होके जब वापस आएगा, यहां से इंटर हुआ और निफ्रॉन से फिल्टर होके जब वापस आएगा
तो वापस कौन सी जगह से आएगा? रिमूव्ड बाय रीनल वीन। रीनल वही किडनी से रिलेटेड और वीन वापस लेके आएगा। ये जो दो मैंने बड़ी वेसल्स डाली हैं, ये इंफीरियर वीना कैवा है और ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा है। एब्डोमिनल अयोर्टा से ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी में एंटर होगा, रीनल आर्टरी से एंटर होने के बाद किडनी के अंदर एंटर होगा, किडनी के अंदर फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद दोबारा से रीनल वीन में आएगा, रीनल वीन से इंफीरियर वीना केवा में जाएगा और वहां से अपनी कंडीशंस की तरफ जाएगा। अब यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये दो एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए कि ब्लड सप्लाई कौन सी वेसल करती है, ब्लड वापस कौन सी वेसल में आता है, इंफीरियर वीना केवा क्या है, अयोर्टा क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किडनी रिसीव 20% ऑफ द ब्लड, किडनी रिसीव 20% of the blood supply of each cardiac beat or 1.2 लीटर पर मिनट। ये ईटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कंसेप्चुअल है कि कितने परसेंट ब्लड जो है वो किडनी की तरफ जाता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यूं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिविंग बॉडी है, ये ह्यूमन है, ह्यूमंस के अंदर अगर ये ब्लड हार्ट से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, अगर हार्ट को मैं यूं ड्रा करूं, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड फॉर एग्जांपल किडनी की तरफ आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ही दिल की एक बीट होती है, हार्ट बीट होती है, एक साइकिल होता है, तो इसमें 20% जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है। तो अब मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सर हमें ये बताएं कि 20% तो किडनी की तरफ आता है, तो 80% ब्लड कहां पे जाता है? ये तो हमने बुक में पढ़ लिया है कि 20% जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है हर साइकिल में, लेकिन 80% कहां पे जाता है? और 80% अगर किसी और तरफ जाता है तो क्या वो फिल्टर नहीं होता? क्या बॉडी के अंदर वैसे घूमता रहता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक बीट पे गौर करना है, एक बीट पे 20% इधर आएगा, अब ब्रेन की तरफ अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट जाएगा? इसमें ब्रेन की तरफ 13% जाएगा। ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है। इसके बाद 20% किडनी की तरफ आएगा, 30% ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो लिवर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जांपल ये लीवर है, लीवर है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो कुछ ब्लड इसकी तरफ आएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 24% आएगा। इसके अलावा कुछ स्किन की तरफ जाएगा और अदर ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, और स्किन और अदर ऑर्गन्स की तरफ जो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 18% होगा। 18% जो स्किन की तरफ जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि ब्लड 20% इधर आता है और बाकी दूसरे ऑर्गन्स की तरफ भी जाता है। अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि 20% इधर आया है, ये 20% हम क्यों लिखते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हमें यह बताएं कि 20% तो आएगा किडनी के अंदर, किडनी का काम है फिल्टर करना, तो 80% जो इधर उधर घूम के जाएगा, जो ऊपर नीचे चला गया, तो क्या ये फिल्टर नहीं होगा? कॉन्सेप्ट समझे हैं, पॉइंट समझे हैं। अब इसका कंसेप्ट ये है कि एक बार 20% आया, 20% फिल्टर होने के बाद ये दोबारा हार्ट में जाएगा, डेफिनेटली सेल्स में जाएगा, सेल्स के बाद दोबारा हार्ट में जाएगा। अब जो ब्रेन वाला है वो दोबारा किडनी की तरफ आएगा।
अब किडनी वाला दोबारा भेजेगा। इसी तरह जो लिवर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसका जो ब्लड है वो भी किसकी तरफ आएगा, किडनी की तरफ आएगा। किडनी फिर क्या करेगी, फिल्टर करेगी। मींस के ये जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है, एक टाइम में ब्रेन के पास है, दूसरे टाइम में इसके पास आएगा और फिल्टर होके दोबारा जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे। या 1.2 लीटर पर मिनट अगर पर मिनट्स की बात की जाए। अब किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हमने ब्रांचेस को जब डिस्कस किया था तो ब्रांचेस में हमने ये कहा था कि मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद उसके अंदर की स्ट्रक्चर, किडनी को काट के डाइसेक्ट करके उसको अंदर से देखेंगे कि अंदर से क्या है। सबसे पहले बाहर से देखते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किडनी के सबसे बाहर एक लेयर होती है, फैट से भी बनी हुई होती है, एक बाहर लेयर होती है, उस लेयर को रीनल कैप्सूल कहते हैं। अगर यहां पे मैं यूं करूं तो ये सबसे जो बाहर वाली है जो इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल का वर्ड हमेशा किडनी के लिए और कैप्सूल ऊपर लेयर को कहते हैं जो प्रोटेक्शन करती है। सो रीनल कैप्सूल क्या है, वो लेयर जो किडनी के ऊपर है और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमने रिस्पायरेशन के चैप्टर में लंग्स का पढ़ा था, तो लंग्स के ऊपर कौन सी लेयर है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, यह आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कलर की बात की जाए तो किडनी का कलर कैसा होता है, तो किडनी का कलर डार्क रेड और रेडिश ब्राउन होता है। इसके बाद अगर इसकी शेप की बात की जाए तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी जो शेप है वो बीन शेप है, यूं बीन शेप होती है। बीन जैसे ये जो सिंपली अगर मैं कहूं बीन यानी लोबिया की जो दाल है उसकी तरह होती है, इसकी बीन शेप होती है। इसके बाद अगर इसकी साइज की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, किडनी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगर इसकी विड्थ की बात की जाए, यहां से लेकर यहां तक इसकी विड्थ कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगर इसके मोटा या थिकनेस की बात की जाए तो इसकी जो थिकनेस है अगर थिकनेस को मैं यूं करूं तो 4 सेंटीमीटर होती इसकी थिकनेस है। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका कलर कितना है, इसके ऊपर प्रोटेक्टेड लेयर्स को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये जो किडनी के ये वाला जो पार्ट है जो अंदर की तरफ डिप्रेशन बना हुआ है या इन्वेजिनेशन है, इसको हम हाइलस कहते हैं। हाइलस वो पॉइंट है जिससे यूरेटर निकलता है, यूरेटर एंटर होता है और जिसमें ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं। मींस के किडनी का वो कनकेव पार्ट जिससे यूरेटर एंटर होता है और ब्लड वेसल्स भी एंटर होती हैं। इस पॉइंट को, इस इन्वेजिनेशन को, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस कनकेव शेप को, अंदर की तरफ घुसी हुई जगह को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। अब हाइलस क्या है, डिप्रेशन और इन्वेजिनेशन ऑफ द किडनी एट कनकेव साइड वेयर आर थ्रू विच ureter and blood vessels enter। ये तो इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है।
इंटरनल स्ट्रक्चर में, या इसको हम एनाटॉमी का नाम दें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझें कि इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या चीज और एनाटॉमी है क्या चीज। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, किडनी को अगर हम यूं काटें, उसको डाइसेक्ट करें, डाइसेक्ट के रिजल्ट में हमें अंदर क्या दिखता है, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी कहते हैं। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को काटेंगे तो हमें सबसे ये जो बाहर वाला पार्ट है किडनी का, ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। जब किडनी को डाइसेक्ट किया, डाइसेक्ट के रिजल्ट में हमें पहला पार्ट मिला जिसका क्या नाम है, कॉर्टेक्स। ये आउटर डार्क पार्ट है, आउटर डार्क पार्ट है, आउटर पार्ट है, नेक्स्ट डार्क पार्ट है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, इंशाल्लाह जब हम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे वहां पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि असल में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। कॉर्टेक्स के बाद कुछ अंदर की स्ट्रक्चर्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो थिकर स्ट्रक्चर होती है, यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स के मींस के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हम मेडुला कहते हैं। अब मेडुला क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि मेडुला क्या है। मेडुला इनर पार्ट है, कॉर्टेक्स से इनर पार्ट है, एक पॉइंट है, इनर पार्ट है, थिकर है, ये डार्कर था, ये लाइटर है। अब इस मेडुला के अंदर कुछ आपको यूं कोनिकल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। इन कोनिकल स्ट्रक्चर्स को पायरामिड्स कहते हैं। सो तीसरा अगर मैं यूं लिखूं तो क्या है, पायरामिड है। ये जो पायरामिड्स है, अगर इनकी तादाद की बात की जाए कि पायरामिड्स होते कितने हैं, तो पिरामिड तकरीबन 5 से 15 होते हैं। इनकी जो तादाद है वो 5 से 15 होते हैं। इनकी जो शेप है वो कोनिकल होती है, कोनिकल शेप होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए कोनिकल शेप के बाद, किडनी के अंदर देखा जाए तो यहां पे हमें कुछ यूनिट्स नजर आती हैं। इसी तरह की मिलियंस ऑफ यूनिट्स हमें नजर आती हैं। इन यूनिट्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है। यहाँ पे आपने जस्ट फोकस करना है कि जो न्यूरॉन्स क्या है, किडनी के अंदर है, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट ऑफ किडनी है जो फंक्शन परफॉर्म करती है और स्ट्रक्चर करती है। इसके बाद नेक्स्ट है पिल्विस। ये वाला पार्ट जहां पे यूरिन आके जमा होती है और यहां से यूरेटर में एंटर होती है, इस पार्ट को हम पिल्विस कहते हैं। पिल्विस का यह मतलब है कि जहां पे न्यूरॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं आके ओपन होती हैं और ओपन होने के बाद यूरिन को वहां पे ड्रॉप करती हैं और यहां से यूरेटर में एंटर होती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिल्विस कहते हैं। अब आज के लेक्चर को हम जस्ट रीकैप करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यूरिनरी सिस्टम क्या है? सिस्टम वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं।
अगर यूरिन स्पेसिफिक टास्क है तो इस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या है? द ऑर्गन्स विच फॉर्म, स्टोर, रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी and make a system, and this system is known as urinary system. And then we discussed components of urinary system. The kidney, ureter, urinary bladder and urethra, these are the components of the urinary system. And today we discuss just one component, that is kidney. What is kidney? What is the internal structure or anatomy of kidney एंड मार्फोलॉजी ऑफ किडनी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रह गया है कि ये जो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, इनका जो काम है हार्मोन्स को बनाना, और कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स को मैसेज देते हैं कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करो। सो 2 ग्लैंड्स होते हैं ईच किडनी पे। एक किडनी पे एक ग्लैंड होता है, दूसरी किडनी पे दूसरा ग्लैंड होता है, मीन के हर किडनी पे एक होता है। सो एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास रह गया था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूरेटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, अगर यूरिनरी ब्लैडर ना होता तो क्या होता, एंड देन हम यूरेथ्रा को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।